हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग यहाँ पेज नंबर 5 तक पढ़ चुके थे, एसपीडी करंट अफेयर जो डेली चलता है 2 पेज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2024 एवं 26 के प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2024 से 26 तक पीएम नरेंद्र मोदी को जो सर्वोच्च पुरस्कार मिला है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर 1 नंबर में क्या दिया है, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस किसे मिला है, तो ये स्वीडन को दिया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया। पोलर स्टार बोलेगा तो पोलर स्टार से याद रखना है कहाँ, स्वीडन। और नॉर्वेजियन ऑर्डर से याद रखना है नॉर्वे। और फिर स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल किसे मिला है, तो इजराइल संसद का सर्वोच्च सम्मान। इजराइल के पार्लियामेंट का नाम है नेसेट, इसी के मेडल से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री पीएम मोदी को। अब आ गया था 2025 में कौन कौन सा मिला है, तो ऑर्डर ऑफ ओमान से तो ओमान ही पता चल जाएगा। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से इथोपिया पता चल जाएगा। मिराबिलिस, ये याद करना, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बोलबिया मिराबिलिस से याद रखना है कौन सा, नामीबिया। ऑर्डर ऑफ द एशियंट बिलिबिया मिराबिलिस कहाँ, नामीबिया। फिर है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस किसे कहाँ किसने दिया है, तो ब्राज़ील ने दिया है। किसको, पीएम मोदी को। फिर ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिका ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो, तो त्रिनाद एंड टोबैगो द्वारा दिया गया है। इसमें कौन सा याद रखना है, एक मिराबिलिस कहाँ, तो नामीबिया। और वही द साउदर्न क्रॉस, तो ये कहाँ, ब्राज़ील। अब आगे आते हैं। फिर है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये कहाँ से मिला है, तो घाना से। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरियाओस थ्री कहाँ मिला है, तो साइप्रस के द्वारा मिला गया है। मित्रा भूषण कहाँ, श्रीलंका। फिर ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन कहाँ के ऑर्डर है, तो मॉरिशस का है। अब 2024 में आते हैं। 2024 के बारे में एक पढ़ना है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कहाँ का है, सर्वोच्च सम्मान, तो कुवैत का, जो पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। अब आगे पढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि 77वां गणतंत्र दिवस 2026, तो 77, पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि 77वां गणतंत्र दिवस इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो 77वां। तो गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था, इस कारण से मनाया जाता है। फिर है पूछेगा कि मुख्य अतिथि 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस पर 2026 के मुख्य अतिथि कौन है, तो एंटोनियो कोस्टा। तो एंटोनियो कोस्टा कौन है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है, जो इस पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो कोस्टा, जो 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में भारत में 77वें गणतंत्र दिवस के रूप में आए थे। फिर है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये कौन है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, जो हमारे देश भारत में 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस पर आए हैं। फिर गणतंत्र दिवस 2026 की थीम, गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं वह, इस कारण से इसकी थीम बनाया गया है। तो वंदे मातरम कब लिखा गया था, तो 1875 ईस्वी में। 1875 से 1925 ईस्वी, अभी तक 150 वर्ष पूरे हो गए, इस कारण से वंदे मातरम गाया गया। सर्वश्रेष्ठ झांकी के बारे में पूछेगा, तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश 2026 में गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी, तो इसमें आ जाएगा महाराष्ट्र की झांकी आ जाएगी। फिर सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय एवं विभागों में, सबसे झांकी मंत्रालय एवं विभाग 2026 में आ जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा, सांस्कृतिक मंत्रालय। फिर वहीं 2026 के तो पढ़ लिए हैं गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। अब 2025 के पढ़ेंगे, तो 2025 के कौन है, प्रबोवो सुबियांतो, जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। कौन, प्रबोवो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है, स्वनिर्भर भारत विरासत एवं विकास। और अभी पढ़ें 2026 की गणतंत्र दिवस की थीम क्या था, तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए थे। सर्वश्रेष्ठ झांकी 2025, तो उत्तर प्रदेश की झांकी। थीम महाकुंभ 2025, वहीं 2026 की सर्वश्रेष्ठ झांकी क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र कुंभ 2025 विरासत एवं विकास के लिए। अब आगे आता है। फिर मुख्य अतिथि गणतंत्र 2024 के भी मुख्य अतिथि के बारे में दिया गया है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। अब तीनों देख लेते हैं कि मुख्य अतिथि 2024, 25 और 26। तो 2024 पूछेगा तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। 2025 पूछेगा तो प्रोबोवो सुबियांतो, जो कहाँ है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और 2026 के कौन सा है,
तो एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और वहीं उर्सुला वोन लेन डर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, ये दोनों हैं। अब आगे आएंगे डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, डिक्शनरी के द्वारा चयनित वर्ड ऑफ ईयर दिया गया है। ऑक्सफोर्ड द्वारा 2024, ऑक्सफोर्ड द्वारा 2023 में किसे दिया गया? रेज को। वहीं 2024 में ब्रेन रोड को और 2025 में रेज बेट को। मरियम वेबस्टर 2023 में ऑथेंटिक को दिया है और 2024 में पोलराइजेशन को दिया है और 2025 में स्लोप को दिया है। कैम्ब्रिज 2023 में हेल्यूकिनेट्स को दिया है, 2024 में मैनिफेस्ट को दिया है, 2025 में पैरासोशल को दिया है। कॉलिंस डिक्शनरी 2023 में वर्ड ऑफ ईयर किसे दिया है? तो एआई को दिया है। 2024 में किसे दिया है? ब्रेड को दिया है और 2025 में किसे दिया है? तो वाइब कोडिंग को दिया है। डिक्शनरी कॉम ने 2023 के वर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया? हेल्यूकिनेट्स। कैम्ब्रिज और डिक्शनरी कॉम ने दोनों ने हेल्यूकिनेट्स को 2023 में दिया है वर्ड ऑफ द ईयर। डेम्यूर दिया है, डेम्यूर को डिक्शनरी.com ने कब दिया है? तो 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर और 67 कब दिया है? तो 2025 में दिया है। अब आगे आते हैं। अब पढ़ेंगे इसरो का वर्ष 2024-26 के प्रमुख मिशन के बारे में। इसरो दिया मिशन EOS-N1 जो असफल हो गया कब? 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित किया गया था और इसका प्रक्षेपण रॉकेट आना है PSLV-62। क्या है? PSLV-62 EOS-N1 जो असफल रहा कब प्रक्षेपित किया गया है? तो 12 जनवरी 2026 को। और कौन से रॉकेट यान से प्रक्षेपित किया गया है? तो PSLV-62। एक बार इसको और देख लो, जैसे पूछेगा EOS-N1 किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, पहली बार पूछेगा। दूसरा पूछेगा कि EOS-N1 सफल रहा या असफल? तो ये असफल रहा। फिर EOS-N1 को कब प्रक्षेपित किया? तो 12 जनवरी 2026 को। और कौन से रॉकेट यान को? तो PSLV-62 से। फिर ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसरो द्वारा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को प्रक्षेपित किया गया कब? 24 दिसंबर 2025 को। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसरो द्वारा प्रक्षेपित कब किया है? 24 जनवरी 2025 को। और किससे? तो LVM-3M6 से। LVM-M3M6 से प्रक्षेपित किया गया है। फिर CMS-03 और GSAT-7R CMS-03 GSAT-7R CMS-03 और GSAT-7R को कब प्रक्षेपित किया गया है? तो 2 नवंबर 2025 को प्रक्षेपित किया गया है। तो LVM-3M5 से। यहाँ से दो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 LVM-3M6 से। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 पूछेगा तो 24 दिसंबर 2025। फिर CMS-03 या GSAT-7R 2 नवंबर 2025। तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किससे प्रक्षेपित किया गया है? तो LVM-3M6 से प्रक्षेपित किया गया है। वहीं CMS-03 GSAT-7R को LVM-3M5 से प्रक्षेपित किया गया है। अब आगे आते हैं। निसार जो है इसरो एवं नासा के द्वारा बनाया गया उपग्रह एवं मिशन है। इसे कब प्रक्षेपित किया गया है? तो 30 जुलाई 2025 को GSLV-F16 से। किसे? GSLV-F16 से। निसार इसरो एवं नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया कब? 30 जुलाई 2025 को। कौन सा? GSLV-F16 मतलब 16 से। एक्सोम 4 मिशन 25 जून 2025 को। इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया है। फिर EOS-9 101वां मिशन है। EOS-9 101वां मिशन है जो 18 मई 2025 को प्रक्षेपित किया गया और PSLV-61 से प्रक्षेपित किया गया। ये भी असफल रहा है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि EOS-9 कौन सा मिशन है? तो 101वां मिशन है। कब प्रक्षेपित किया गया है? तो 18 मई 2025 को EOS-9 प्रक्षेपित किया गया। PSLV-61 से प्रक्षेपित किया गया है जो असफल रहा है। NVS-02 फिर NVS-02 कैमा मिशन है? तो ये 100वां मिशन है। कब प्रक्षेपित किया गया? तो 19 जनवरी 2025 को प्रक्षेपित किया गया है जो GSLV-F15 किसे? GSLV-F15 से प्रक्षेपित किया गया है। फिर आगे आते हैं। अस्पाडेक्स मिशन जो है कब प्रक्षेपित किया गया है? तो 30 दिसंबर 2024 को PSLV-C16 से प्रक्षेपित किया गया है। और प्रोवा 3 मिशन, अस्पाडेक्स मिशन और प्रोवा 3 मिशन ये दोनों को देखना। तो 30 दिसंबर 2024 और 5 दिसंबर 2024 मतलब 25 दिन बाद। प्रोवा 3 के 25 दिन बाद 30 दिसंबर 2024 को कौन सा प्रक्षेपित किया गया? तो अस्पाडेक्स मिशन प्रक्षेपित किया गया। और वहीं प्रोवा 3 PSLV-C59 से और अस्पाडेक्स PSLV-C60 से प्रक्षेपित किया गया। फिर GSAT-20 19 नवंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया है अस्पाडेक्स फाल्कन SpaceX फाल्कन 9 से। GSAT-20 जो 19 नवंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया है SpaceX फाल्कन 9 से। EOS-08 16 अगस्त 2024 को प्रक्षेपित किया गया SSLV-D3 के द्वारा।
अब इसरो का आगामी मिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अंतरिक्ष इस 2028 में अंतरिक्ष स्टेशन 2028 में एक नियोजित स्टेशन जहां 15 से 20 यात्री रह सकेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि इसरो कब तक अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है, तो कब 2028 तक। इसरो जो है 2028 तक अंतरिक्ष में एक स्टेशन स्थापित करने की घोषणा है, जिसमें से एक नियोजित स्टेशन है जहां 15 से 20 यात्री 15 से 20 दिन रह सकेंगे। फिर है चंद्रयान 4 मिशन। चंद्रयान 4 मिशन कब 2028 में प्रक्षेपित करने के लिए गया है, और चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना। चंद्रयान 4 मिशन अंतरिक्ष स्टेशन अभी बताएं कि 2028 में, जहां इसरो के द्वारा 2028 में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई, और एक नियोजित स्टेशन जहां 15 से 20 यात्री रह सकेंगे। फिर चंद्रयान 4 मिशन जो है वो भी 2028 में स्थापित करने की घोषणा की है, और चंद्रमा से सैंपल लेकर कहाँ पहुंचेगा, तो पृथ्वी तक पहुंचेगा। फिर लुपेक्स मिशन जो है कब तक स्थापित करने के लिए गया है, तो 2028 तक। एक किसका है, जाक्सा जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। 3 कौन, अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 और लुपेक्स। एक कब स्थापित किया जाएगा, तो 2028 में किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसरो के द्वारा किया जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन में कितने यात्री को रहने के लिए है, तो 15 से 20 दिन यात्रियों को रहने के लिए सुविधा है। फिर चंद्रयान 4 क्या करेगा, तो ये चंद्रमा से सैंपल लेकर कहाँ पहुंचेगा, तो पृथ्वी तक पहुंचेगा। लुपेक्स किसका मिशन है, तो जापान, जाक्सा और भारत के इसरो का मिशन है। फिर गगनयान कब स्थापित किया जाएगा, तो 2027 में। गगनयान कब, 2027 में। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन है, तो गगनयान है। इसे अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया जाएगा, तो 2027 में किया जाएगा। अब शुक्रयान 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो शुक्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया जाएगा, तो 2028 में। शुक्रयान को कब प्रक्षेपित किया जाएगा, 2028 में। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान कब प्रक्षेपित किया जाएगा, तो 2027 में। लेकिन क्यों किया जाएगा, नहीं सॉरी शुक्रयान को 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा, तो क्यों, तो शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए। अब उसके आगे आते हैं। मंगलयान 2 कब प्रक्षेपित किया जाएगा, तो 2030 में। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेरी मिशन है। मंगलयान 2 कब प्रक्षेपित किया जाएगा, तो 2030 में मंगलयान 2 प्रक्षेपित किया जाएगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। अब आएंगे प्रोजेक्ट चीता। हाँ, इसमें से 2 ही बदला हुआ, एक गगनयान 2027 में और मंगलयान 2030 में, और बाकी 2028 है। अब पढ़ेंगे प्रोजेक्ट चीता के बारे में। प्रोजेक्ट चीता के बारे में क्या करा है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते को, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसमें से बोला गया है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से कितने चीते लाए गए हैं, तो 8 चीते लाए गए हैं, जिसमें से 5 नर और 3 मादा है। और कहाँ, कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में लाया गया, जिसमें से एक मादा सासा की मौत हो चुकी। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इसकी निगरानी 2 साल तक 9 सदस्य टीम है, जो 2 साल तक इसकी निगरानी करेगा। अब आगे आते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों तक कुल 50 चीता भारत में लाने की योजना है। अब आते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2022। जारी करता भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को बाघ गणना रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। कौन जारी किया है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी किया है। कब, 29 जुलाई 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 की रिपोर्ट में 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। 2022 का रिपोर्ट है जो 5वें क्रम का रिपोर्ट है, और प्रत्येक 4 वर्ष पर बाघ रिपोर्ट जारी होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि 2022 का बाघ रिपोर्ट कौन से क्रम का रिपोर्ट है, तो 5वें क्रम का रिपोर्ट है, और कितने वर्ष पर जारी होता है, तो 4 वर्ष पर ये जारी होता है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है, 3682 है। 2018 में ये 2967 थी। 2018 में 4 वर्ष पर जारी होता है, तो पहले 2018 में हुआ था, अब 2022 में हुआ। 22 के बाद अब कब होगा, 2026 में होगा। तो भारत में अभी जो वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है, तो 3682 है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन 2018 में कितनी थी, तो 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में। विश्व में जितने बाघ है उसका 75% भारत में, 25% पूरे देश में है। और मध्य प्रदेश में कितने हैं, 785 है। अगर
इसमें बोल दिया कि भारत में बाघों की कुल संख्या कितना हो गया, तो 3682, और वहीं मध्य प्रदेश में पूछ दिया तो 785 है। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या कितनी है, 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.1%। अगर पूछेगा कि बाघों की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो 6.1% है। फिर 2018 से 2022 के बीच बाघों की संख्या में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्या बोला है कि 2018 से 2022 के बीच बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि कर गई है, तो 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में है। देश में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, तो 260 वहीं है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 के अनुसार कितनी है, 31, और 2022 के अनुसार 54 हो गए। तो इसमें बिहार के मामले में है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिहार में 2018 में बाघों की कुल संख्या कितनी थी, 31, जो 2022 में बढ़ के कितनी हो गई, 54 हो गए। अब आएंगे पेज नंबर 7 में। 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। चीडो से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, मोजाम्बिक। चीडो से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, मोजाम्बिक। चीडो का नामकरण किसने किया है, तो मॉरिशस ने किया। चीडो तूफान से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, मोजाम्बिक। और चीडो चक्रवात का नामकरण किसने किया है, तो मॉरिशस। डिक्के लेडी का नामकरण डिक्के लेडी फ्रांस के मयोम तट क्षेत्र को प्रभावित किया है, और इसकी नामकरण किसने किया है, तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है। डिक्के, डी से डिक्के लेडी, डी से दक्षिण अफ्रीका। जूड जो है मेडागास्कर एवं मोजाम्बिक को प्रभावित किया है, और इसका नामकरण किसने किया, मॉरिशस ने। चीडो का भी नामकरण किया है और जूड का भी नामकरण किया। अल्फ्रेड, आ से ऑस्ट्रेलिया, और आ से ऑस्ट्रेलिया, प्रभावित भी ऑस्ट्रेलिया को, नामकरण भी ऑस्ट्रेलिया। चीडो से प्रभावित क्षेत्र है मोजाम्बिक, और इसे नामकरण किया मॉरिशस। डिक्के लेडी से फ्रांस के मयोम क्षेत्र प्रभावित है, और इसका नामकरण किया दक्षिण अफ्रीका। जूड से मेडागास्कर एवं मोजाम्बिक प्रभावित है, इसका नामकरण किया है मॉरिशस। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया प्रभावित क्षेत्र है, और ऑस्ट्रेलिया ही नामकरण किया है। अब आते हैं शक्ति चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र अरब सागर, महाराष्ट्र एवं गुजरात। इसका नामकरण किसने किया है, तो श्रीलंका ने किया है। रगासा से प्रभावित क्षेत्र है ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग एवं चीन। इसका नामकरण किसने किया है, तो फिलीपींस। रगासा चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र कौन है, ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग एवं चीन। इसका नामकरण किसने किया है, तो फिलीपींस ने किया। एमी से प्रभावित क्षेत्र है यूके, आयरलैंड एवं नीदरलैंड। यूके मेट ऑफिस ने इसका नामकरण किया है। एमी का नामकरण किसने किया है, यूके मेट ऑफिस ने। हैलोंग से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, जापान एवं अलास्का। कौन सा, हैलोंग से प्रभावित क्षेत्र कौन सा, जापान एवं अलास्का। इसका नामकरण किसने किया, तो हैलोंग का नामकरण वियतनाम के किया है। फिर मैटामो से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, फिलीपींस, चीन एवं वियतनाम। मैटामो से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, फिलीपींस, चीन एवं वियतनाम। इसका नामकरण किसने किया है, तो लाओस ने किया है। मोथा से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं तमिलनाडु। इसका नामकरण किसने किया, तो थाईलैंड ने किया है। अब आगे आता है मेलिसा के बारे में पूछेगा तो जमैका, क्यूबा, हैती एवं बहामास। लेकिन इसका नामकरण कोई नहीं किया। मेलिसा से प्रभावित क्षेत्र पूछेगा तो जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास, लेकिन इसका नामकरण कोई नहीं किया। कालमेगी जो है फिलीपींस एवं वियतनाम से प्रभावित क्षेत्र हुआ। इसका नामकरण किसने किया है, तो उत्तर कोरिया ने किया। दितवा का से प्रभावित क्षेत्र श्रीलंका, लेकिन नामकरण किसने किया है, तो यमन ने किया है। और गेजानी से प्रभावित क्षेत्र मेडागास्कर, और इसका नामकरण भी किया है मेडागास्कर। अब पढ़ेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 क्या कहता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। प्रकाशन कितने वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। कब, 21 दिसंबर 2024 को। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा, तो भूपेंद्र यादव है। फिर पूछेगा वन अनुसंधान संस्थान कौन सा है, तो ये कहाँ है, तो देहरादून में है। और भारत वन रिपोर्ट कौन से नंबर का है, तो 18वें नंबर का। कितने वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है, तो 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। यहीं से 4 क्वेश्चन देखो निकल गया दोस्तों। पहला है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव है। फिर पूछेगा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है,
तो देहरादून में स्थित है। और ये वन कौन सी रिपोर्ट वन रिपोर्ट है, तो 18वीं वन रिपोर्ट है। फिर पूछेगा देश में कुल वन एवं वृक्षावरण, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कितना है 25.17% है। भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण, भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो 25.17% है। कुल वनावरण का क्षेत्रफल, कुल वनावरण का क्षेत्रफल पूछेगा तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर 21.76% है। कितना है, 21.76%। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल, कुल वन आवरण का पूछेगा तो 7,15,343 किलोमीटर 21.76%। वहीं कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो है 3.41% है। फिर 2021 की तुलना में वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई। 2021 की तुलना में वृक्ष एवं वन आवरण में कितने की वृद्धि हुई है, तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। फिर 2021 की तुलना में वन आवरण में वृद्धि हुई कितनी, 156 किलोमीटर। 2021 की तुलना में वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर। फिर वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन है, छत्तीसगढ़ है जो 684 किलोमीटर की वृद्धि किया, उत्तर प्रदेश है जो 559 किलोमीटर की वृद्धि किया है, ओडिशा है जो 559 किलोमीटर की वृद्धि किया है। उड़ीसा एवं यूपी दोनों बराबर 559 किलोमीटर की वृद्धि किया है। वहीं छत्तीसगढ़ 684 किलोमीटर की वृद्धि किया है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, वन एवं वृक्ष आवरण पूछेगा तो छत्तीसगढ़, यूपी एवं उड़ीसा हो जाएगा। ओनली वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य है, मिजोरम 242 किलोमीटर, गुजरात 180 किलोमीटर, ओडिशा 152 किलोमीटर। फिर है सर्वाधिक क्षेत्रफल वन एवं वृक्ष आवरण वाले सर्वाधिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे अधिक कहाँ है, एमपी में है। कितना है, 85,724 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में 67,083 किलोमीटर और महाराष्ट्र। फिर क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य, सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले आएगा तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एवं एमपी। और वहीं वन आवरण वाले आएगा तो एमपी 77,073 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश 65,882 किलोमीटर स्क्वायर और छत्तीसगढ़। सर्वाधिक प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य हो जाएगा लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम 85.34%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.62%। फिर आगे आते हैं मैंग्रोव वन आवरण। मैंग्रोव वन आवरण कितना, 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो 0.15% है। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक, देश में वनों का कुल कार्बन स्टॉक है 7,285.5 मिलियन टन। 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितनी हुई, 81.5 मिलियन टन हुई है। फिर है देश में बांस आधारित क्षेत्र का विकास, देश में बांस आधारित क्षेत्र का विकास कितना हुआ है, तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में बांस में वृद्धि कितनी हुई है, तो 5,227 वर्ग किलोमीटर हुई है। अब बोला गया है प्रमुख कृषिगत उपकरण भारत एवं विश्व में। विश्व में प्रथम, चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम कौन है, तो भारत है। गेहूं एवं आलू उत्पादन में चीन, मक्का में अमेरिका, दलहने एवं दाल में भारत। फिर मूंगफली उत्पादन में चीन, गन्ना ब्राजील, जूट में भारत, तंबाकू में चीन, प्राकृतिक रबर थाईलैंड, कॉफी ब्राजील, सूरजमुखी यूक्रेन। फिर ज्वार उत्पादन में अमेरिका, कपास में चीन, प्याज में चीन, चाय में चीन, सोयाबीन अमेरिका, दूध में भारत, चीनी में भारत, मसाला में भारत, कुल तिलहन में भारत। अब खनिज के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व के बारे में पढ़ेंगे तो कोयला एवं ग्रेफाइट में प्रथम स्थान चीन भारत में, ओडिशा का स्थान है। फिर हीरा में विश्व में प्रथम उत्पादन रूस, भारत में मध्य प्रदेश। तांबा में चिली, भारत में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया, भारत में ओडिशा। चांदी में मैक्सिको, भारत में राजस्थान। फिर कच्चा तेल के उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत में राजस्थान। प्राकृतिक गैस में अमेरिका, भारत में असम। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया, भारत में ओडिशा। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका, भारत में मध्य प्रदेश। सोना में चीन, भारत में कर्नाटक। अब्रक टंगस्टन में चीन, भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम में कजाकिस्तान, भारत में आंध्र प्रदेश। जिप्सम में अमेरिका, भारत में राजस्थान। चीन में सीसा कैडमियम में चीन, भारत में राजस्थान। निकेल में इंडोनेशिया, भारत में ओडिशा। क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका, भारत में ओडिशा। टीन में चीन, इस्पात में चीन, भारत में छत्तीसगढ़, ओडिशा।
प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका, भारत में उड़ीसा। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज ने पेज नंबर 6 एवं 7 एसपीडी का कर दिया है। ऐसे ही 2-2 पेज डेली आता रहेगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो लगे अच्छा